हेलो गाइस, मैं डॉक्टर कुणाल मेक इट सिंपल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे न्यू पेंशन स्कीम क्या है एंड हम इसमें टोटल ऑल द डिटेल्स ऑफ द न्यू पेंशन स्कीम के बारे में देखेंगे। ओके, आज का ट्यूटोरियल है, इसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट योर पेंशन, व्हाट विल बी माय पेंशन। स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा बियर कर लीजिए। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल, मुझे लगता है कि क्वालिटी भी ठीक नहीं है वेबकैम की, बट चलो ठीक है। इसमें हम ट्यूटोरियल में देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या मॉड्यूल है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, इंडिविजुअल के लिए क्या मॉड्यूल है, एनपीएस के में हम सब टोटल आज देखने वाले हैं। विड्रॉल ऑप्शन क्या क्या है, 60 ईयर पर निकालते हो तो क्या है, उसके पहले हम निकालना चाहते हो तो क्या क्या करना है आपको, कितने पैसे मिलेंगे, ये सब देखेंगे। टैक्स से रिलेटेड रूल्स, कितना टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है उस पर इज इट टैक्सेबल होना, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एटीसीसीडी, सेक्शन एटीसीसीडी क्या है, दिस इज़ अ न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन, उसके बारे में हम देखने आज ट्यूटोरियल में देखेंगे। ओके, तो न्यू पेंशन स्कीम इज़ फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, उसके इट इज़ फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, एनीवन, कोई भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो विद साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें उनका स्पेशल मॉड्यूल है। इसके बाद एनपीएस लाइट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में एनपीएस लाइट अप्लिक एपीवाई अटल पेंशन योजना, दिस इज ऑल्सो अंडर न्यू पेंशन स्कीम। ओके, चलो न्यू पेंशन स्कीम में कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, उसका जो 10% है उसको कंपल्सरीली एनपीएस में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो तो। सेम अमाउंट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% 4000 आता है, तो 4000 आपके सैलरी से डिडक्ट हो गए एंड द सेम अमाउंट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर, दैट इज 4000। मतलब एवरी मंथ आपके एनपीएस अकाउंट में 8000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी, राइट। ओके, एनपीएस में 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, टायर 1 अकाउंट एंड टायर 2 अकाउंट। अगर आपको टायर 1 समझ में आएगा, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन टायर 1 एंड टायर 2। सो लेट्स सी व्हाट इज टायर 1 अकाउंट। ओके, टायर 1 अकाउंट में टोटल 7 पेंशन फंड मैनेजर्स रहते हैं। मतलब ये जो मैंने बताया कि 8000 रुपीज़, दैट इज 4000 मेरे पैसे, 4000 मेरे एम्प्लॉयर ने उसमें कंट्रीब्यूट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, टोटल 8000 क्या करती है, इस पेंशन फंड मैनेजर को वो पैसे दे देगी। ओके, ये पेंशन फंड मैनेजर क्या है, ये पेंशन फंड मैनेजर मेरे जो पैसे इनको मिलेंगे वो एनपीएस के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इन 3 पेंशन फंड मैनेजर को ही वो सिलेक्ट करना पड़ेगा उनको, दिस इज कंपल्सरी। एलआईसी, एसबीआई एंड यूटीआई, इन 3 ही पेंशन फंड मैनेजर को, इन 3 ही पेंशन फंड मैनेजर में मतलब उनका इन्वेस्टमेंट इन 3 ही पेंशन फंड मैनेजर के द्वारा रेगुलेट होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस 7 पेंशन फंड मैनेजर में से किसी भी एक पेंशन फंड मैनेजर को चूज कर सकते हैं, वैसे उनको फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। अगर वो मेंशन नहीं करते हैं तो एसबीआई पेंशन फंड में उनके पैसे ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगे, अगर फॉर्म में कुछ मेंशन नहीं किया तो। एसबीआई पेंशन फंड इज़ अ डिफ़ॉल्ट हम बोल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो 8000 में जो मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कुछ अमाउंट एलआईसी पेंशन फंड, कुछ अमाउंट एसबीआई, कुछ यूटीआई मेरा रेगुलेट करेगी ऑन माई बिहाफ, वो इन्वेस्ट करेगी ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, तो ये क्या करते हैं पेंशन फंड मैनेजर, जैसे मेरे पैसे इनके पास गए तो ये पैसे क्या करेंगे, मेरे कुछ पैसे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे पेंशन फंड मैनेजर। ओके, कुछ पैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसे जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, इसका ये आपको समझना ज़रूर है, क्योंकि आपका जो रिटर्न है वो इस पर डिपेंड करेगा। आपको एक फॉर्म में मेंशन करना पड़ता है, अ स्मॉल चेंज कैन मेक अ बिग डिफरेंस रियली। मैं आपको एंड में आपको समझ जाएगा इस ट्यूटर के एंड में। तो ECNG, इक्विटीज, दैट इज स्टॉक मार्केट। इक्विटीज मतलब स्टॉक मार्केट ब्रॉड टर्म में हम बोलते हैं।
कुछ पैसे जो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसे जो है गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटीज़, चलो ये दो फॉर्म है, आपने फिलअप करके दिया होगा एट द टाइम ओपनिंग ऑफ एनपीएस अकाउंट। अगर नहीं ओपन किया है तो यही फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई, तीनों में तीन फंड मैनेजर उनके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल टू गवर्नमेंट सेक्टर, दिस अपर थ्री, ओके। एंड ऑल ऑफ द पेंशन फंड मैनेजर आर अवेलेबल फॉर ऑल दिस थ्री, दैट इज एनपीएस लाइट स्वावलंबन योजना है गवर्नमेंट की, अवेलेबल टू ऑल सिटीजन, अवेलेबल टू कॉर्पोरेट मॉडल। वो सात में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एज अ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप ये तीन को ही सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे एक्टिव चॉइस आता है, यहाँ पे ऑटो चॉइस है, ये क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा 8000 एनपीएस में इन्वेस्ट होता है, ऑन माई बिहाफ एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई, ये तीन पेंशन फंड मैनेजर मेरे पैसे इक्विटीज़, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो मुझे यहाँ पे बताना है एक्टिव चॉइस में कि मेरे कितने पैसे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना है, कितने पैसे कॉरपोरेट में करना है, कितने पैसे गवर्नमेंट में करना है। 50% से ज़्यादा मैं पैसे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, कैन नॉट एक्सीड 50%। मतलब अगर 8000 मेरा मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है तो मैक्सिमम 4000 ही मैं इक्विटीज़ में मेरे इन्वेस्ट होंगे, रेस्ट ऑफ द अमाउंट सी में इन्वेस्ट होगी, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जी में इन्वेस्ट होगी। मुझे इसमें परसेंट बताना पड़ेगा, राइट। चलो हम देखते हैं कि ये आपके रिटर्न को कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो इक्विटीज़, ओके, तो इक्विटीज़ का रिटर्न जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। तो एसबीआई में इक्विटीज़ का रिटर्न देखिए 27% है, ओके। उसके बाद कॉर्पोरेट का 15% है, उसके बाद गवर्नमेंट का जो है रिटर्न जी सेक्टर का 21% है। मतलब एसबीआई में सबसे ज़्यादा आप सभी के सभी जो पेंशन फंड मैनेजर्स है, ये देखिए इक्विटीज़ का ही उसमें रिटर्न ज़्यादा मिला है 27%। यूटीआई का देखिए 28% है, कॉर्पोरेट का 15 है और इधर 21 आ रहा है फिर से। मतलब अगर आप इक्विटी में पैसे आपको ज़्यादा लगाते हो, पैसे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो आपको रिटर्न मतलब ज़्यादा रिटर्न है, इसलिए आपको इसमें पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, इन माय ओपिनियन, ओके। अगर आप ये यहाँ पे कोई चॉइस नहीं देते हो कि इक्विटीज़ में कितना करना है, सी में कितना करना है, जी में कितना है, तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटो चॉइस में चला जाएगा, ठीक है। ऑटो चॉइस में क्या होगा, ऑटो चॉइस में अप टू द एज ऑफ 35 ईयर आपका 50% जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ई में रहेगी, रिमेनिंग सी और जी में चली जाएगी। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा 36 ईयर्स ऑनवर्ड, तो वैसे वैसे इक्विटीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और सी और जी में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। अब ये क्यों किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट का ये मानना है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो आपने रिस्क कम लेना चाहिए, इसलिए इक्विटीज़ का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने कम कर दिया ऑटो चॉइस में। एट द एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपका एवरी ईयर जब भी बर्थ डेट रहेगी आपकी, तो ये आपका ये चेंज होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम कर देती है और जी में बढ़ा देती है, लेकिन ई का रिटर्न ज़्यादा है। अभी हमने देखा है कि ई में इक्विटीज़ का रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता है, तो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए, मतलब इसमें आपका परसेंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि 8000 मेरा मंथली कंट्रीब्यूशन है, 4000 मेरा, 4000 गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया, टोटल हो गया 8000। उसमें का 50% अप टू द एज ऑफ 35 ईयर 50% मेरा इक्विटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है, रिमेनिंग 30% इधर हो रहा है, 20% इधर हो रहा है। तो ऑलरेडी क्या है कि मैं टोटल 8000 तो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, 4000 मेरे सी और जी में टोटल इन्वेस्ट हो रही है इसमें, तो मेरी वैसे भी रिस्क कम हो गई। हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, लेकिन इक्विटीज़ में क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है आपके एसेट का, मतलब आपके स्टॉक मार्केट्स में वेरियस स्टॉक्स में आपके पैसे इन्वेस्ट हो गए, जिसके बिकॉज ऑफ विच आपका जो है रिस्क जो है वो कम होगी। उसके बाद आप जो अमाउंट है काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रख रहे हो। ऐसा तो कभी नहीं होता कि स्टॉक मार्केट जो है वो 10 साल के लिए डाउन है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, यू कैन टेक रिस्क, मतलब रिस्क काफ़ी मिनिमम है इसमें, इन माई ओपिनियन। ये आपने आफ्टर 35 ईयर्स इसको कंटिन्यू रखना चाहिए ज़्यादा, मतलब इसको इक्विटीज़ को 50% ही आपने इसको रखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 50% है, ओके
क्योंकि इक्विटीज़ का रिटर्न भी ज़्यादा है, इसलिए अगर आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका रिटर्न इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट किया है, अगर और आप 35 ईयर्स के अबो हो, तो आप फिर से एक नया फॉर्म सबमिट कर सकते हो, जिसमें यू कैन मेंशन कि मेरा इक्विटीज़ में कृपया आप 50% इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए। ओके, चलो, व्हाट विल बी माई पेंशन, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन कि मेरा पेंशन क्या है। लोग इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कितना पेंशन मिलेगा, बस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। हम देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो npstrust.org.in, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपके लिए एक कैलकुलेटर अवेलेबल है। उस कैलकुलेटर में आपको कुछ वैल्यूज पुटअप करनी है, आपका पेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें आप मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, मैं थोड़ी विंडो ऊपर कर लूँगा। चलो, तो पेंशन फंड कैलकुलेटर, एज इन ईयर्स, मेरी करंट एज यहाँ पे पूछी गई है, व्हाट इज एज इन ईयर्स। ओके, एज इन ईयर्स, तो मेरी करंट एज 28 मैंने यहाँ पे पुटअप कर ली। एंटर मंथली कंट्रीब्यूशन, मेरे अमाउंट अकाउंट में से, मेरे सैलरी में से पर मंथ डिडक्शन कितना हो रहा है, 4200 अराउंड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कितना एंटर करना है, 4200? जी नहीं, इसमें 4200 मेरा डिडक्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी तो उसमें कितने कंट्रीब्यूट करना है, टोटल अमाउंट उसमें मुझे मेंशन करना पड़ेगा। ये मुझे कैसे पता चलेगा, अगर आपका एनपीएस का अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको एक मैसेज आता होगा, राइट। ये देखिए, ये मैसेज इस टाइप का मैसेज आता है, यूनिट अगेंस्ट एनपीएस कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹9492 फॉर सितंबर 2015 क्रेडिटेड टू योर एनपीएस अकाउंट। मतलब 9492 रुपीज़ पर मंथ मेरे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसमें से 50% मेरी सैलरी में से है, 50% जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है। तो मुझे यहाँ पे 9492 रुपीज़ एंटर करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद टोटल ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 32 ईयर्स, मतलब मेरी एज 28 है, एट द एज ऑफ 60 तक मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो टोटल ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गए 32। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स नहीं है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो हम देखेंगे कम होगा कि ज़्यादा होगा और अब तक इसने कितना रिटर्न दिया। चलो, फॉर सपोज 10% आपको रिटर्न मिल गया। ठीक है, 9492 रुपीज़ फॉर 32 ईयर्स आपने इन्वेस्ट किए। ठीक है, उस पर 10% रिटर्न हुआ, तो एट द एज ऑफ 60 आपके अकाउंट में रहेंगे 2 करोड़ 66 लाख, राइट। ओके, तो एट द एज ऑफ 60 मेरे अकाउंट में 2 करोड़ 66 लाख रुपीज़ है। ये टोटल मैं निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, गवर्नमेंट का इसमें भी एक रूल है, 2 करोड़ 66 लाख दैट इज टोटल पेंशन वेल्थ जो है, उसमें के आप मैक्सिमम 60% ही आप विड्रॉ कर सकते हो। बचे हुए 40% आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, एन्युटी स्कीम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये हम देखते हैं, 2 करोड़ 66 लाख में से मैं कितना निकाल सकता हूँ, 60%, तो मैंने निकाल लिया, दैट इज़ 1 करोड़ 59 लाख। ठीक है, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब बचे कितने मेरे, 40% बच गए। ये 40% मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी है, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस प्रोवाइडर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये क्या है, जैसे पॉलिसी रहती है, पॉलिसी कौन प्रोवाइड करता है, एलआईसी प्रोवाइड करती है, आईसीआईसीआई करती है, जो भी है, रिलायंस है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो भी है। तो वैसे ही एन्युटी प्रोवाइड करने वाले कुछ एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है। इस सर्विस प्रोवाइडर का नाम ये सब है, टोटल देयर आर 7 एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर ASP। तो आपका जो 40% अमाउंट जो है दैट इज़ 1 करोड़ 6 लाख रुपये, ये आपको चूज करना पड़ेगा कि किस एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, किसी भी एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपने उनको पैसे दे दिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने SBI को आपके 40% अमाउंट दे दी, तो SBI क्या करेगा, उस पे आपको 4 to 6% इंटरेस्ट देगा। फॉर एग्जांपल 6%, मिनिमम 6% तो दे ही देगा। ठीक है, तो आपने कितने इन्वेस्ट किए, 1 करोड़ 6 लाख, कंपलसरी इन्वेस्ट करना है तो कर लिया आपने, उस पर आपको 6% रिटर्न मिलेगा। ओके, 6% रिटर्न मिलेगा, दैट इज़ 53,314। मतलब जो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ पेंशन मिल रहा है, राइट। काफ़ी सिंपल है, एक बार फिर से देख लीजिए।
देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, दिस इज़ वेरी इजी। इस वेबसाइट पे गए, यहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल है, उस कैलकुलेटर में गए, वहाँ पे आपने सबसे पहले एज डाल दिया, आपकी करंट एज क्या है। उसके बाद इस SMS के थ्रू आपने देख लिया कि आपका पर मंथ कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। 9492 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर लिया। आपकी एज 28 टिल द एज ऑफ 60 दैट इज 32 ईयर्स आर रिमेनिंग। 32 ईयर्स आपने यहाँ पे पुटअप कर लिया। उसके ऊपर 10% रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, मिनिमम तो इतना रहेगा यार, ठीक है। तो कितना हो गया 2 करोड़ 66 लाख। लेकिन इसमें का 60% ही मैं निकाल सकता हूँ, रिमेनिंग 40% मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 60% मैंने निकाल लिया, 1 करोड़ 59 लाख, ठीक है। अब रिमेनिंग जो अमाउंट है 40% मुझे इन 7 में से किसी भी एक को चूज़ करना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कर लिया 40%, 1 करोड़ 6 लाख रुपये। उसमें मुझे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, पर मंथ दे रहे हैं, ठीक है। तो पर मंथली मेरा पेंशन कितना है 53,314 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हम देखना कि 10% रिटर्न किया है। तो चलो हम देखते हैं कि अब तक कितना, ये तो हम मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि 10% रिटर्न। अब देखते हैं कि इससे ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। तो मैं गया, मेरे अकाउंट में मैंने लॉगिन किया है। जैसे आप NPS स्कीम में आपका एनरोलमेंट हो जाता है तो आपको PRAN नंबर देते हैं, दैट इज़ पैन कार्ड का जैसे नंबर होता है वैसे PRAN नंबर होता है, उसके साथ एक पासवर्ड मिलता है। वो PRAN नंबर और पासवर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट पासवर्ड यू कैन लॉग इन टू योर अकाउंट। तो ये मेरा अकाउंट है। उसमें क्या हो रहा है, मेरा जो पर मंथ कंट्रीब्यूशन SBI, UTI, LIC, बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, these 3 pension fund managers are managing my fund, ओके। उसके बाद एक टोटल कंट्रीब्यूशन देखिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1,08,570, ठीक है। उस पर मुझे कितना टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है 9524 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 17.18% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 17%। हम तो बात कर रहे थे 10% की, जबकि 17% रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है, ओके। बट बिकॉज दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हम बोलते कि ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। चलो हमने सोचा कि कम हो गया भाई, 17 तो नहीं मिलेगा, आगे चल के मिनिमम 15 तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 15 एंटर कर लिया। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट सेव होती 20 ईयर्स 9492 32 ईयर्स रिमेनिंग 15% रिटर्न। तो अब मुझे मेरी वेल्थ कितनी होगी एट द एज ऑफ 60 8 करोड़ 99 लाख रुपीज़। अब इस 8 करोड़ 99 लाख में से मैं 60% विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। मिनिमम 40% मतलब 3 करोड़ 59 लाख रुपीज़ मुझे एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, राइट। अब इन्वेस्ट करने के बाद इस पर 6% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, 4 to 6% मिल सकता है। मान लीजिए 6% मिलेगा। 6% मिलने पे मेरा मंथली पेंशन कितना मिलेगा 1,80,000, 1,79,000। लेकिन इसमें और एक कैच है, देखिए यहाँ का कितना अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है 9492, दिस इज़ फॉर टुडेज डेट। अब क्या होगा, जैसे कि करंट डियरनेस अलाउंस पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बताया था 10% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA। तो जैसे DA बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, ये सब चीज़ें 7 पे कमीशन आएगा, तो ये अमाउंट भी तो बढ़ेगी। ये अमाउंट बढ़ेगी तो ये भी अमाउंट बढ़ेगी, ये अमाउंट बढ़ेगी तो ये भी अमाउंट बढ़ेगी। मतलब जो भी मुझे पेंशन मिलेगा वो जो है 1,79,000 से तो ज़्यादा मिलेगा, ये मैं ब्रॉडली सोच सकता हूँ, ओके। तो दिस इज़ 1,79,000। नीचे का भी डिस्क्लेमर भी पढ़ लेना, काफ़ी लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। द अबव कैलकुलेशन इलस्ट्रेशन ऑफ द फिगर्स आर इंडिकेटिव ओनली एंड नॉट ऑन एक्चुअल बेसिस, ठीक है। तो 1,80,000 अराउंड आपको प्लस माइनस, ज़्यादा तो नहीं होगा, 19-20 का डिफरेंस होगा, मिनिमम इतना तो मिलेगा ही, ओके। चलो उसके बाद हम देखते हैं टैक्स। जैसे आप इसमें टैक्स बेनिफिट ले सकते हो ATC का, ये तो आपको पता होगा। ATC का टैक्स अप टू 1,50,000 तक आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिटर्न्स आर टैक्सेबल, ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। रिटर्न्स आर टैक्सेबल मतलब ये जो अमाउंट जो मिल रही थी नीचे, ये टैक्सेबल है, इसमें आपका टैक्स डिडक्ट कर लेगी। जब भी आप पैसे विड्रॉ करने जाओगे एट द एज ऑफ 60, तो आपको टैक्स विड्रॉ करके बची हुई अमाउंट आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल है NPS का, इसे हम EET मॉड्यूल बोलते हैं। ई मतलब एग्जेम्पशन, आपने अमाउंट इन्वेस्ट करते हुए आपको एग्जेम्पशन मिला, ओके। उसके बाद सेकंड, इस पर जो उसका इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्टेड है, मतलब जो इंटरेस्ट है उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन फाइनल विड्रॉल अमाउंट जो है उसमें आपको टैक्स लग रहा है। तो इस टैक्सेबल
जो मॉड्यूल है उसको हम ईईटी मॉड्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पीपीएफ और ईएलएसएस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम, ये ई मॉड्यूल में आता है टैक्स के। मतलब ई मतलब एग्जेम्प्ट हो गया, जो आपने इन्वेस्ट किया पीपीएफ में वो आपको 80 में बेनिफिट मिल गया, उसका इंटरेस्ट जो भी आया उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगा। फाइनल अमाउंट जो आपने विड्रॉ की पीपीएफ में, जो 15 ईयर्स के बाद विड्रॉ करते हो मैच्योरिटी में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो दिस इज ई मॉड्यूल। मतलब ये जो न्यू एनपीएस है इसमें बस एक चीज़ हम अगर ये ठीक हो जाए, अगर ये नॉन टैक्सेबल अगर कर दे गवर्नमेंट, तो एनपीएस विल बी द बेस्ट मॉड्यूल। ओके, सो दिस इज एनपीएस। उसके बाद हमने देखा कि एट द एज ऑफ 60 ईयर्स आप कितने पैसे निकाल सकते हो। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमने कैलकुलेट किया। बिफोर अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, बिफोर अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज क्या है कि आपका जो भी फॉर एग्जांपल आपने आपका जॉब से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, अगर आप प्राइवेट कंपनी के थ्रू भी एनपीएस में आप इन्वेस्ट कर रहे थे और आपने चूज़ किया, आजकल तो चल रहा है ट्रेंड की स्टार्टअप का, तो इसमें क्या है कि आपका जो है आपने पैसे तो इन्वेस्ट किए थे, तो उस पैसे को क्या होगा, तो जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है अब तक उसमें का 20% आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। रिमेनिंग 80% ऑफ द अमाउंट आपको एन्युटी स्कीम में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो आपको इन द फॉर्म ऑफ पेंशन मिलेगा। मतलब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम देखते हैं, फिर से पीछे जाते हैं। अभी देखिए कितना हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं रिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, अगर आज रिज़ाइन करता हूँ तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, ये 31 मार्च 2015 तक का है। ओके, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1,08,570। तो अगर मैं आज रिज़ाइन करता हूँ तो इसका 20% मुझे रिटर्न मिल जाएंगे इस अमाउंट के, और बचे हुए 80% जो है वो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर में इन्वेस्ट मुझे करना ही पड़ेगा, जिसका इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन मुझे मिलेगा। सी दिस इज़ अ पेंशन स्कीम, दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो आपका जो ये एनपीएस जो डिज़ाइन किया है ये आपका रिटायरमेंट सोच के डिज़ाइन किया है, दिस इज़ नॉट ए इन्वेस्टमेंट स्कीम। आप इसको लोग काफ़ी निगेटिव लेते हैं कि हमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। भाई रिस्ट्रिक्शन नाम ही तो पेंशन स्कीम है, इसका इन्वेस्टमेंट स्कीम थोड़ी ना दिया है, तो ये तो रिस्ट्रिक्शन तो रहेगी। आप जिस चीज़ में दिस इज मीन फॉर रिटायरमेंट, तो अगर आप बिफोर रिटायरमेंट अगर पैसे मिलते हो तो पूरे तो नहीं मिलेंगे आपको। डेट ड्यू टू एनी कॉज, अगर कंट्रीब्यूटर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को टोटल 100% आप विड्रॉ कर सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 3 पेंशन फंड मैनेजर्स फिक्स है, वही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, एसबीआई, यूटीआई एंड एलआईसी। कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है कि किसी भी एक पेंशन फंड मैनेजर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे डील करता है, तो ये क्या है कि अराउंड 450 एंड अबव कंपनी जो है इंडिया में वो एनपीएस स्कीम प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉय को। अब क्या है कि उस कंपनी का पहले आपको डिक्लेयर कर देगी कि आपके पैसे इस पेंशन फंड में इन्वेस्ट होंगे, मतलब आपके सैलरी में से पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होगी, आपकी कंपनी उतना ही अमाउंट फॉर यू कंट्रीब्यूट करेगी और टोटल अमाउंट एनपीएस में इन्वेस्ट हो जाएगी, राइट। इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, कंपनी जो अमाउंट ऑन योर बिहाफ आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कंपनी को भी उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये जो अमाउंट है ये किसी भी, मैंने जो स्टार्टिंग में बताए थे पेंशन फंड मैनेजर, किसी भी एक पेंशन फंड मैनेजर को आपको चूज करना पड़ेगा और वो पेंशन फंड मैनेजर आपको जो भी अमाउंट है एनपीएस में वो मेंटेन करेगा, इन्वेस्ट करेगा, उसमें आपको मॉनिटरिंग करने के बाद जो भी रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा। ओके, सो कॉर्पोरेट सेक्टर में 1 पेंशन फंड मैनेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में 3 पेंशन फंड मैनेजर। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप कोई भी पेंशन फंड मैनेजर चूज कर सकते हो। ओके, अगर आप इंडिविजुअल हो तो मिनिमम आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपका टायर 1 अकाउंट हो जाएगा, अब ओपन, उसमें मिनिमम 6,000 ईयर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मिनिमम एक कंट्रीब्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एट वन टाइम आप 500 से नीचे इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कभी 500 कर दिए, कभी 1000 कर दिए, टोटल 6,000 मिनिमम आपकी आना चाहिए टोटल। ओके, सो दिस इज टायर 1 अकाउंट। टायर 2 अकाउंट, टायर 2 अकाउंट वही ओपन कर सकते हैं जिनका टायर 1 अकाउंट है। टायर 2 अकाउंट में एट द टाइम ऑफ अकाउंट अपने आपको मिनिमम 1000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा
उसके बाद मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 रुपीज़, ठीक है। इसमें टायर 2 में क्या है कि आपका जो भी अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपका 4-5 साल बाद लगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं निकालना चाहता हूँ, तो आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 2000 आपको इसमें इन्वेस्ट मतलब कंटिन्यू रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट आपकी, ठीक है। मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, दैट इज टोटल 2000 आपको उसमें रखना ही पड़ेगा। तो टायर 1 और टायर 2 में यही डिफरेंस है। टायर 2 में बिफोर 60 निकालते हो तो आपको 20% ही आप निकाल सकते हो, लेकिन टायर 2 में टोटल अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो 2000 छोड़ के। लेकिन टायर 2 में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेक्शन 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो टायर 2 इज अ इन्वेस्टमेंट टूल, टायर 1 इज अ, वी कैन से दिस इज अ, टायर 1 इज अ पेंशन, दिस इज अ पेंशन टूल, टायर 2 इज अ इन्वेस्टमेंट टूल, ये हम बोल सकते हैं। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टायर 1 एंड टायर 2। ओके, एंड गाइस, थैंक यू वेरी मच, दिस वाज माय फर्स्ट ट्यूटोरियल। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आपको इस ट्यूटोरियल कैसा लगा। आई होप इट विल हेल्प यू। अगर आपको कोई भी यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।